सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन शाम में प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु है कि हम प्रश्न कुंडली से कैसे देखें कि अभी का यात्रा शुभ होगा या अशुभ। यात्रा कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर कल भी कक्षा हुई थी। आप लोगों ने कल की कक्षा की भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा या कल की कक्षा में आप लोगों ने शामिल हुआ होगा। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने प्रश्न लग्न में चर राशि, चंद्रमा का चर राशि में होना, लग्न को शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाना, इन सभी बातों पर कल की कक्षा में विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। केंद्र या त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो, खास करके चंद्रमा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अति सुंदर। साथ ही हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि यदि यात्रा दो प्रकार की होती है, छोटी यात्रा, लंबी यात्रा, दूरी वाली यात्रा या कुछ दिन अधिक रहने वाली यात्रा, किस प्रकार की यात्रा है उससे संबंधित भावों का विचार करें। जैसे तीसरा भाव छोटे यात्रा का, नवम भाव लंबी यात्रा का, 12वां भाव कल्चर चेंजिंग वाली यात्रा का, तो उन भावों से संबंधित। साथ ही यह भी एक सूत्र है जो हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा हम लोगों ने नहीं किया। लग्न में यदि शीर्षोदय राशि हो, लग्न में या चंद्रमा, इन दोनों में से कोई भी, हालांकि प्राथमिकता लग्न का है, प्राथमिकता लग्न का है 60%, चंद्रमा की प्राथमिकता इसमें 40%। इन दोनों में कोई भी एक अगर लग्न में शीर्षोदय राशि है तो अति सुंदर वाली बात है। अब शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी होती है आप सबों को पूर्व से भी ज्ञान होगा। यदि शीर्षोदय राशियां नहीं याद है तो पृष्ठोदय राशि याद होगा कि कौन कौन सी राशि पृष्ठोदय है, उभयोदय राशि कौन है। तो 12 नंबर की, हाँ जी बोला जाए। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये शीर्ष राशियां होती हैं। 124,910 यह कौन सी राशियां हैं? पृष्ठोदय जो आपने बताया वो पृष्ठोदय है या पृष्ठोदय राशियां है। कोई भी एक राशि को हम लोगों ने पृष्ठोदय राशि, एक राशि को केवल कोई याद रखते, 12 नंबर की राशि उभयोदय है, इसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद में पृष्ठोदय राशि 124,910। इसके बाद में जो भी राशि बच जाती है, जैसे कि 3, 5, 6, 7, 8, 11, ये जो 6 राशियां हो गई, यह शीर्षोदय राशि हुआ। यदि शीर्षोदय राशि लग्न में हो तो यात्रा शुभकारी होती है। यहाँ पर देखा जाए कि लग्न में शीर्षोदय राशि है, भले ही चंद्रमा पृष्ठोदय राशि में, तो 40% यह फल देता है, 60% या ज्यादा फल मिलने की उम्मीद है। यदि दोनों ही लग्न और चंद्रमा दोनों ही अगर शीर्षोदय राशि में है तो यात्रा शुभकारी हो जाती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कल की कक्षा में हमने कहा था कि छोटी यात्रा तीसरा भाव, लंबी यात्रा 9वां भाव, एवं काफी दूर ऐसी जगह पे जाना जहां पे हमारा कोई नहीं है, जान पहचान का भी व्यक्ति नहीं है, वैसी यात्रा 12वें भाव से, 8वें भाव से भी। पहले के जमाने में वो जो जल यात्रा था, समुद्री यात्रा 8वें भाव से, तो समुद्री यात्रा भी करके लोग जाता था तो दूसरे ही देश में जाता था ना, विदेश ही तो जाते थे। आजकल उस जल यात्रा का स्थान हवा यात्रा ले लिया है। जल स्थान का जल यात्रा का यात्रा वायुयान, वायु यात्रा होगी वायु यात्रा ले लिया, तो खैर कोई बात नहीं। तो प्रश्न अगर है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पर साल भर 6 महीने रहना है, वहां पे और भी हमारे गांव समाज के लोग रहते हैं, तो वैसी अगर विचारधारा है तो नवम भाव। तो यदि लग्ने से लग्न में हो, अब सूर्यदेव यहीं पे होते और नवम भाव के स्वामी मंगल देव यहीं पे हो गए, तब भी यात्रा शुभ हो गया।
या नवम भाव एवं लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी शुभ हो गया। ठीक इसी प्रकार का कि हाँ हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई डील वाली बात है, कोई वैसी सभा में जा रहे हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त होने की संभावना है, पंडित जी बताया जाके, तो फिर वह तीसरा भाव, तो फिर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठे हुए हों, लग्न भाव के स्वामी लग्न में ही बैठे हुए हों, या लग्न भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हो, तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, तो लाभकारी हो गया। अगर इसी में किसी भी एक भाव को चंद्रमा देख रहा हो या एक भाव में बैठा हुआ हो, अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर देख रहा है तीसरे भाव को, तो लाभकारी हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुदेव। तो हम सबों को अपने ज्ञान के आधार पर प्रश्नों को पहचानते हुए संबंधित भाव को आधार मानकर कुछ योग जो कॉमन योग है उसको भी लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। गुरुदेव एक चीज बीच में पूछ लूं? हाँ पूछ सकते हैं। गुरुदेव जैसे ये कैसा पता लगा कि व्यक्ति घर में बैठा है या यात्रा में है? अच्छा वो अलग विषय वस्तु है। इसी जैसे टॉपिक लग्नेश लगन में ये यात्रा वाले भाव भी वो भी स्वराशि के वही है, हो तो घर में दिखाई देगा ना व्यक्ति। अभी तो प्रश्न यह चल रहा है कि हम यात्रा करना हमारा शुभ होगा कि नहीं होगा, तो व्यक्ति तो आपके सामने ही है, तभी तो इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है। जो आपके प्रश्न है वह दूसरे प्रकार के लेकिन इसी से संबंधित है। आने दीजिए, इसी विषय वस्तु में वे सभी चर्चा होंगी जितने आपके प्रश्न है, आगे बढ़ने दीजिए इस पर। तो कल भी कक्षा हुई थी ना? जी गुरुदेव जी, उत्तम। हाँ तो एक ही दिन 2 दिन में यह कक्षा समाप्त होने वाली नहीं, इससे संबंधित बड़ी लंबी चौड़ी कक्षा चलने वाली है, कम से कम 7-8 कक्षा होगी इस विषय वस्तु पर। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव हाँ मैं जी। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ छोटा सा इस हाँ विषय बोला। में। हाँ जो बोला। आपने जो जल यात्रा के बारे में भी बताया, हाँ जिसको अभी हवाई यात्रा में परिवर्तित किया, और हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि मर्चेंट नेवी करके बहुत बड़ा एक व्यवसाय है हाँ जिसमें हजारों लाखों आदमी एक बोट में जाते हैं, एक हाँ कंट्री से दूसरा कंट्री पूरा दुनिया घूमते हैं और उसको मर्चेंट नेवी बोलते हैं। तो ये हाँ। यात्रा भी आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ये 8वें भाव, 8वां भाव। और पहले जो था ना, पहले की यात्राएं जो होती थी वह समुद्री यात्रा ही होती थी, वायुयान यात्रा न के बराबर होता था। 8वां भाव समुद्री यात्रा का भी बतलाया गया है, इसलिए उसको विदेशी यात्रा भी कह सकते हैं। समुद्री यात्रा यानी कि विदेश की यात्रा, या काफी जी दूर की गुरुदेव। यात्रा। हाँ ऐसे। जी गुरुदेव, धन्यवाद। अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि हो, अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि हो, लग्न में पृष्ठोदय राशि का मतलब 124, 910, इन राशियों में से कोई भी राशि लग्न में हो, और पाप युक्त हो, पाप प्रभावित हो, जैसे कि यहाँ पर मंगल के द्वारा देखा जा रहा है। अगर यहीं पे कर्क राशि होता, मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, तो ये तो खैर नीच की दृष्टि हुई, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर शनि की भी राशि होती, मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, पृष्ठोदय राशि है, पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, नुकसानदायक है, यानी काफी हानि होगी। यात्रा अभी ना करे, 2-4-6 रोज के बाद में करे। जो आपने मुहूर्त सोच रखा है कि अभी मुझे जाना है, प्रोग्राम बदल दें। कम से कम कितने दिन के लिए? तो मान लिया कि मंगल यहीं पे है, अगर 12 अंशों के हैं तो मंगल की तो गोचर से बड़ी प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल तो कम से कम महीने दिन रहेंगे या 15 दिन 20 दिन रहेंगे, तभी तो राशि परिवर्तन हो। यानी कि कम से कम अगर यह 12 डिग्री के हैं तो 25 दिन के आसपास में रहेंगे। यात्रा जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं, कम से कम चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि चंद्रमा बदल ले। चंद्रमा की राशि परिवर्तन करने के बाद हम जा सकते हैं यदि अत्यावश्यक है तो। अगर पृष्ठोदय राशि है और चर भी है, पृष्ठोदय राशि भी है और चर भी है, क्योंकि कल की कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि चर राशि 1, 4, 7, 10 हो
तो यात्रा सुखद होती है। और यहाँ पर अभी देखा जाए कि पृष्ठोदय राशि की जो प्रश्न कुंडली की जो प्रमुख नियम है उसमें यह बतलाया गया है कि लग्न में यदि पृष्ठोदय राशि हो तो प्रश्न का फल अशुभ होता है। अशुभ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न गतिशीलता का है, स्थिरता। यात्रा तो गतिशीलता से संबंध रखता है या स्थिरता से? गतिशीलता। गतिशीलता से। इसलिए यह नियम यहाँ पर थोड़ा अपवाद भी हो जाता है। परंतु अगर पृष्ठ चर राशि भी हो और शुभग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए या अपने स्वराशि से युत या दृष्ट हो जाए लग्न, जैसे कि चर राशि का या लग्न हो गया, पृष्ठोदय भी है, अगर मंगल के द्वारा देखा जाता हो या चंद्रमा के द्वारा देखा जा रहा हो या इसी राशि में बैठने वाला ग्रह जो अगर उच्च का हो, यह बैठा हुआ हो, तो फिर और अति सुंदर हो जाता है। पृष्ठोदय राशि का दोष समाप्त हो जाता है। यानी कि लग्न में पृष्ठोदय राशि, चर राशि जो पृष्ठोदय राशि बन के बैठी है वह नुकसानदायक होती है। लेकिन चूंकि यात्रा का प्रश्न है, यात्रा गतिशीलता से संबंध रखता है, इसलिए चर राशि भी शुभ है। अगर इस पृष्ठोदय राशि को शुभग्रह के द्वारा देखा जाए या यदि उस राशि में कोई उच्च के होने वाले ग्रह है, अगर वह बैठे हुए हों या किसी शुभग्रह के द्वारा स्वराशि के द्वारा देखा, मतलब कि अपने स्वामी के द्वारा देखा जा रहा है, तो और उत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तम हो जाता है। उत्तम हो जाता है। अगर चर लग्न हो, अब यहीं पे 10 नंबर की राशि चर लग्न हो गया और क्रूर ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो यात्रा तो व्यक्ति करता है, लेकिन यात्रा करने में कष्ट भी होते हैं। और यदि वहां पे रुकना पड़े, कोई काम भी कर रहे हैं तो काम तो सफल होता है, परंतु सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है क्योंकि क्रूर ग्रह है और कष्टदायक स्थितियां भी बनती है। अब यहां से एक बात और पूछता है, हम पूछ सकते हैं लोग कि अभी जो यात्रा करना है कि नहीं करना है, इससे संबंधित हम लोगों ने कल की कक्षा से लेके अभी तक हम लोगों ने काफी चर्चा किया कि नहीं चर्चा किया? जी गुरुदेव। अब उसके बाद में यह भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि यात्रा का परिणाम क्या होगा। जी। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रश्न कुंडली बनती है तो प्रश्न कुंडली पर आप जितना विश्वास करके आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उतना ही जब उसका फलादेश करते हैं उतना ही अधिक आपको सटीकता मिलती है। तो चौथे भाव से यात्रा का परिणाम देखा जाता है। चौथे भाव से यात्रा का परिणाम देखा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा पंडित जी बतलाइए, सब कुछ हल्का फल्का जाने में कष्ट होगा या ऐसी स्थितियां बन रही है, थोड़ी नुकसानदायक स्थितियां तो बन रही है, परंतु क्या हमारा काम सिद्ध हो पाएगा कि नहीं? तो लग्न लगने से और चंद्रमा और भाव भावेश से हम लोगों ने देख लिया, फिर उसी सूत्रों को हम लोग चौथे भाव से लगाएंगे क्योंकि यात्रा का लाभ, परिणाम, हालांकि लाभ भाव तीसरा है, लेकिन यहाँ पर कुछ संज्ञाएं बदल जाती है। प्रश्न कुंडली बनी है यात्रा के लिए, तो यात्रा से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर अब आप सभी विद्वान हैं, अगर हम किसी काम के लिए बाहर जा रहे हों तो वास्तविक सुख क्या होता है? पानी। अगर हम कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा का वास्तविक सुख क्या होता है? वास्तविक सुख गुरुदेव ये होता है कि यात्रा सफलदायक रहे, आरामदायक रहे और जो भी कर्तव्य के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो। आपने जो महत्वपूर्ण बात थी उसको बाद में बोला
और जो बाद वाली बातें थी वो पहले बोल दिया। यानी जी कि जी। हाँ, वो तो क्षणिक आराम है। जाने में कष्ट हो, खड़े खड़े चले जाएंगे जी, वो सीट मिली हुई है, बैठेंगे उसमें, खटमल हो काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्षणिक सुख दुख है, वो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन वास्तविक यात्रा का सुख तो वह होता है जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वह काम आनंद पूर्वक से हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का बाधा न आए, तो यात्रा का वास्तविक सुख वही है ना। जी जी गुरुदेव, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, पर मेरा वजन 100 किलो है। तो हम तो 55 किलो के आसपास में, उम्र और वजन दोनों बराबर। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रति वर्ष 1 किलो, जैसे 1 वर्ष जो बढ़ रहा है आयु, तो आयु के साथ में अगर वजन भी प्रति वर्ष 1 किलो बढ़ता चला जाए तो ठीक रहेगा। जी गुरुदेव, मेरा 150 था, फिर 120 हुआ, अब 100 किलो है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब यह है कि चौथा भाव जो है यह यात्रा का परिणाम बताता है। तो चौथा भाव इस, यदि इस प्रकार की स्थितियां बनती है, अगर यही कुंडली हो तो क्या बने। तो यहाँ पर देखिए, भावेश के द्वारा दृष्ट है, अच्छी बात हो गई। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। किसी चंद्रमा पाप, देगा, नहीं नहीं सॉरी, चंद्रमा नहीं देगा, तीसरा देगा। हाँ, किसी भी पापाग्रह के द्वारा या शत्रु ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है क्या, तो नहीं। गुरु भी देख रहे हैं तो मित्रवत दृष्टि देख रहे हैं। अगर केतु भी है तो मंगल की ही राशि को देख रहे हैं। केतु एवं मंगल मित्र भी हैं। अब यहां पर देखा जाए, एक योग है जो यहां पर लागू हो रहा है। एक योग है जो यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ पे कई सदस्य अभी कक्षा में उपस्थित हैं। उस योग के बारे में आप सबों को ज्ञान होगा, ज्ञात होगा, नहीं तो मैं आप सबों को बता रहा हूँ। हालांकि मैं क्या बता रहा हूँ, हम क्या हैं कि मैं कुछ बतला पाऊँ। यह तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, या पुस्तकों में मैंने कहीं पढ़ा, वह पुस्तक के लेखक की महानता कि उन्होंने पुस्तक में लिखा, या गुरुजनों की महानता जो उन्होंने इस बात को हमें बतलाया। एक सुशुभ योग होता है, शुभ शुभ। इस योग के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ध्यान नहीं आ रहा गुरुदेव, बता दीजिए। तो सुशुभ योग यह होता है कि यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, या शुभ प्रभावित हो, यानी कि दृष्टि हो, तो सुशुभ योग बनता है। तो सुशुभ योग बनता है, यह हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यदि किसी के कुंडली में दूसरे भाव में पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि हो ही नहीं, और एक भी कोई शुभग्रह बैठ जाए, तो बहुत उत्तम योग होता है। उस व्यक्ति के जीवन में, कार्य में, हर प्रकार के क्षेत्र में उतने ज्यादा कष्ट नहीं होते। सामान्यतः जीवन ठीक ठाक चलता है। उतनी वैसी गंभीर स्थितियां नहीं आती जिससे वह परेशान हो जाए। इसके कई कारण हैं। ठीक वही योग इस कुंडली में, वही योग इस कुंडली में बन रहा है। सूर्य देव लग्नेश हैं, तो लग्नेश सदैव शुभग्रह होता है। देव यहाँ पर शुक्र देव हैं, यह भी शुभग्रह है नैसर्गिक। बुध देव हैं
तो वह जिस प्रकार के ग्रह से युक्त होंगे उसी प्रकार के हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर सूर्य देव शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं तब बुध देव यहाँ पर पाप ग्रह हो सकते हैं क्या? नहीं गुरुदेव, ये बुद्धदेव भी शुभ हो गए। बुध देव भी शुभ हो गए। अब यहाँ पर मंगल देव की 8वीं दृष्टि है। मंगल देव इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। यह केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी होकर के अपाप ग्रह है, शुभ ग्रह में परिवर्तित हो गए। गुण तो शुभ ग्रह का हो गया ना, अंतरात्मा भले ही पाप ग्रह का हो लेकिन दिखावे के लिए तो शुभत्व वाली स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? फल फल योग कारक ग्रह का देंगे या अपना नैसर्गिक फल दे देंगे? अब यहाँ पर योग कारक ग्रह का। तो फिर यहाँ पर चौथा भाव जो यात्रा के परिणाम का है, यह बहुत ही सुंदर हो गया, सुशुभ योग बन गया। क्योंकि अब यहां से देखा जाए कि अगर दूसरा भाव शुभ प्रभावित है, इसको लग्न से समझते हैं पहले। यह योग समझना बहुत आवश्यक है। सभी सदस्य बड़े ध्यान से इस योग को समझिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, जब सीधे पुस्तक में वर्णित है कि दूसरा भाव, यदि दूसरे भाव में यहाँ पर कोई एक शुभ ग्रह बैठ जाए और पापग्रहों के प्रभाव से यह भाव वंचित हो, तो यह सुशुभ योग बना, जो लग्न के लिए बहुत ही अति सुंदर हो गया। अब यह दूसरा भाव है क्या? तो दूसरा भाव क्या है? यह व्यक्ति का वाणी है। यह व्यक्ति का वाणी। वाणी है। शुभग्रह है तो इसका मतलब वाणी अच्छा हो गया। दूसरा भाव हमारे स्वजनों, हमारे परिजनों का है। अगर शुभग्रह है और पाप प्रभावित नहीं है तो हमारे स्वजन, हमारे कुटुंबी जन भी अच्छे स्वभाव वाले हो गए, सामान्यतः ओवरऑल हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु जी। और यदि हमारे स्वजन अच्छे स्वभाव के हैं, हमारी वाणी अच्छी है, तो हमारा चरित्र और संस्कार दोनों ही अच्छे होंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे गुरु जी। अब यह दूसरा भाव जो है, यह दसम भाव जो हमारा कर्म भूमि है, उसका यह पंचम भाव है। यानी कि हम जो काम करेंगे दसम भाव का, तो दसम भाव के लिए बुद्धि प्रदान कौन भाव करेगा? दसम से दूसरा भाव। पांचवा, दूसरा भाव। तो दूसरा भाव में अगर शुभग्रह है, हमारे स्वजन जितने हैं सभी उदारवादी हैं, स्वभावशील है, ठीक ठाक है, संस्कार हमारे अच्छे हैं, तो हम अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का बेईमानी करेंगे? नहीं करेंगे गुरु जी। नहीं करेंगे। तो जब कार्य मेरा अच्छा होगा तो मान मर्यादा यश सब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा निश्चित रूप से। बढ़ेगा। अभी इतना ही नहीं, और भी इससे आगे चलिए। 11वां भाव आय भाव है, और आय का सुख भाव दूसरा हो गया, यानी कि आय भाव से चौथा भाव हो गया। अब यहाँ पे शुभग्रह है, शुभग्रह के पास में स्वार्थ नहीं होता, उदरवादी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, जिस आप ही लोग अपने अपने लग्न कुंडली में देखिएगा कि यदि आपका दूसरा भाव शुभ प्रभावित है तो आप अपने आय से संतुष्ट हैं, आय तो वह नहीं मचाते हैं। जिसके दूसरे भाव में पापग्रह होते हैं वह 75 प्रकार से आय हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आय का सुख भाव तो यही है। तो अगर यह नियम लागू होते हैं तो दूसरे भाव में शुभग्रह की स्थिति होने से सभी गुण धर्म लग्न का अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? सुशुभ हो गया। शुभ ही नहीं हुआ, यह सुशुभ हो गया, 2 बार शुभ हो गया। क्या प्रफुल्ल महाराज जी हमारी इस बात पर थोड़ा सा आप अपना विचार दें? नमो नमः। जी गुरु जी, ये जो शुभ योग के बारे में आपने बताया,
बहुत समय पहले जब मैंने पढ़ाई किया था पद नवांश दशा का, तब यहाँ पे ये योग का उच्चारण आया था, जो मेरी स्मृति में से अभी निकल गया था। पर आपने जो बातें ताजा की है और जिस तरह से आपने जो प्रेजेंटेशन किया है, उसमें जो बॉटम लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन, जिसमें हमारे परिवार के लोग हैं, सभ्य है, अगर उनके संस्कार, उनका आचरण, उनका व्यवहार सही है, तो हमें कहीं पे भी हमारे जो संस्कार उनसे हमको मिलेंगे, तो फ्रॉड यानी चीटिंग या गलत काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा जो शुभ है वो अति शुभ हो जाएगा। और इसीलिए ये सुशुभ योग अति उत्तम है। अस्तु। चलिए, ठीक उसी प्रकार चौथा भाव जो यात्रा के परिणाम का है, तो ठीक चौथे भाव से अगला भाव, जो चौथा भाव का जो दूसरा भाव है, उसमें सुशुभ योग बन रहा है। इसलिए अगर जिस व्यक्ति की ने अगर इस प्रकार की अगर उन्होंने अगर प्रश्न पूछा, अगर यदि यही कुंडली बनती है, तो उनका यात्रा का जो भी परिणाम निकलने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब यदि फिर कोई प्रश्न पूछ देता है इससे आगे कि हम जहां जा रहे हैं वहां का माहौल, स्थिति, स्थान सब ठीक ठाक होगा कि नहीं, या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं? जी गुरु जी, अभी जो काल चल रहा है उसमें अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो जब पूछे जा सकते हैं तो तुरंत उसी समय सातवें भाव को देखें कि सातवें भाव की स्थिति कैसी है, क्या सातवें भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह का प्रभाव है, क्या है, तो सातवें भाव को देख लेंगे। तो इस उदाहरण कुंडली में दसम भाव का स्वामी, सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है एवं देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि भी है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन ये बकरी है, नीच के हो गए, नीच गुरु की नीच की दृष्टि भी है। भाव के स्वामी पर राहु से भी युक्त है भाव का स्वामी। स्थान माहौल वहां का अच्छा, कंफर्टेबल नहीं, नहीं होगा। परंतु क्या नुकसान हो सकता है या नहीं? लाभ के योग बन रहे हैं गुरुदेव पर। नहीं ना, यहाँ पर स्थान माहौल के बारे में कैसा हो रहा है, तो यदि सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें ही हो, लेकिन अगर मजबूत स्थिति में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो माहौल भले ही खराब रहे, लेकिन उस माहौल से भी कोई प्रभाव व्यक्ति को नहीं पड़ता। अगर यही सातवें भाव का स्वामी बुरे भाव में है, छठे, आठवें, 12वें में है, अपने स्वराशि का नहीं है, पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, तो खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यह दोष कम हो जाता है। साथ में शनिदेव अपने मित्र के साथ में बैठे हुए हैं, राहु के साथ में। शनि के मित्र हैं राहु, शनि के मित्र राहु हैं, और छठे भाव में राहु देवराज योग प्रदाता भी हैं। हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। हम ऐसे में कह सकते हैं कि आप यात्रा कीजिए, सब कुछ तो ठीक ठाक है, कुछ भी मत कीजिए। गुरुदेव, ये देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश भी है, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, तो वही तो मैं बतला रहा हूँ कि कुछ दिक्कत नहीं है। आप जब घर से निकलेंगे तो कोई पीला कपड़ा वगैरह या पीला पुस्तक या कुछ भी ऐसा चीज जो पीले रंग का हो, मंदिर में भगवान विष्णु भगवान के ही कपड़े देते हुए आप चले जाएं, या पीला रंग का कोई पुस्तक रामायण वामायण जो है खरीदे, और उस पर जो है ना पीले रंग का कागज वगज लपेट उपट के किसी मंदिर में पंडित पुजारी को दे दे, दान करे और उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ जाए।
फिर नीच दोष भी समाप्त हो गया, सब कुछ। क्योंकि लाभ के योग बन रहे हों और हल्के फल्के इस प्रकार के बुरे योग बन रहे हों, तो इसका इस प्रकार से उपाय करके हम लोग आगे चल सकते हैं। लग्न में शुभग्रह की स्थिति हो तो यात्रा सुखदायक हो जाती है, यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। ये हो गया, यात्रा का स्थान हो गया, यात्रा का परिणाम हो गया। हमारा कार्य संभव हो पाएगा या नहीं, यह भी प्रश्न है ना। लाभ के तो योग बन रहे थे, क्या यात्रा जो कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होगा या बुरे ढंग से। तो यहाँ पर देखा जाए, इसके लिए दसम भाव को देखा जाएगा। दसम भाव में कुंडली के जो कारक ग्रह बैठे हुए हैं, और वो भी बकरी होकर के, बकरी ग्रह बलवान हो जाते हैं। तो चतुर्थेश बलवान होकर के, भाग्य भाव का स्वामी बलवान होकर के दसम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो कार्य भी होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है, यानी कि दसम भाव की स्थिति जैसी होगी वैसा ही ठीक ठाक। अब यहाँ पर कहेंगे कि मंगल पाप ग्रह है और पाप फल देगा। कहां से फल देगा पाप? ये तो योग कारक ग्रह है, यह अति शुभ ग्रह हो गया। भाग्य भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दसम भाव में है, चौथे भाव का केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव में बना बैठा। नुकसानदायक स्थिति नहीं, ठीक है। और इसके बाद में चौथे भाव में अगर जो अभी हम लोगों ने कहा था परिणाम, तो अंत का परिणाम जो होता है, जो परिणाम से जो हमको आनंद मिलने वाला है, सुखद या दुखद, तो चौथा भाव पर यदि शुभग्रह का प्रभाव है तो अंतिम परिणाम सुखद होता है। अगर पापग्रह का प्रभाव है तो जितना अधिक पापग्रह का प्रभाव होता है उतना ही यात्रा के अंतिम परिणाम दुखद होते हैं। कार्य खराब भी हो सकता है, यानी कार्य नाश योग, चौथा भाव खराब, पाप केवल पाप पर भावित है। चौथे भाव में कोई नीच राशि के ग्रह बैठे गए या शत्रु राशि के बैठे, मतलब चौथा भाव जितना ही खराब होगा उतना ही कार्य असफल होने का, कार्य नाश होने की संभावनाएं बनती है। हालांकि चौथे एवं दसम भाव दोनों को परस्पर ढंग से देखना चाहिए। सुख एवं दुख, यानी कि कार्य यात्रा के बाद जो यात्रा हो रही है, तो यात्रा के अंत में हमारा मन सुख यानी कि सुखद रहेगा या दुखद, परिणाम अंतिम सुखद होगा या दुखद, वह चौथा भाव। कार्य सफल होगा या नहीं होगा उसके लिए दसम भाव। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए गुरुदेव। अगर दसम भाव में पापग्रह है तो कार्य ही सही ढंग से सफल नहीं, यानी कि अशुभ ग्रह है या दसम भाव खराब हो रहा है तो कार्य असफल होने की संभावनाएं होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य अधूरा ही रह जाएगा, आधा अधूरा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ देखे जाते हैं। कुछ हम लोगों ने केवल सकारात्मक बातों पर चर्चा किया है, कुछ नकारात्मक बातों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, भले ही इस कुंडली पर लग रहा हो नहीं लग रहा। अगर हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली में लग्न में स्थिर राशि हो, लग्न में स्थिर राशि हो, नवमांश भी अगर उसका बनाते हैं तो स्थिर नवमांश ही हो जाए, चंद्रमा भी स्थिर राशि में हो, और यह तीन प्रकार की राशियां हो गई, तीनों में अधिक से अधिक दो में पृष्ठोदय राशि हो जाए,
तो एक तो यात्रा नहीं हो पाता, किसी न किसी प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, यात्रा ही समाप्त हो जाती है, या यात्रा भी करते हैं तो पूर्णतः नुकसान हो जाता है। अगर यही सभी स्थितियां द्विस्वभाव राशि की बनती है तो लाभ भी नहीं हो पाता। अगर लाभ होता है तो कठिनता से लाभ होता है, यात्रा करने पर कठिनता से लाभ प्राप्त होता है, या काफी विलंब होता है कार्य का लाभ मिलने में। अगर सप्तम भाव में हम यात्रा करने जा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि पंडित जी हम काम करने जा रहे हैं, फलना यात्रा करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, जाए या ना जाए, तो सप्तम भाव को जरूर देख लें। अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह हो लेकिन स्वराशि का न हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो लेकिन स्वराशि का न हो, तो यहाँ तो शनिदेव की राशि है। और दूसरी कौन सी राशि के स्वामी पाप ग्रह होते हैं? मंगल देव होते हैं ना, मंगल जी। तो मंगल देव हो जाए, पाप ग्रह हो गए, एक से अधिक हो जाए तो राहु से भी युक्त हो जाए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप यात्रा ही छोड़ दें। कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यह समाचार आपको मिल जाएगा कि जिस कार्य जो होना था वह कार्य ही समाप्त हो गया, अब वह कम में नहीं है, आने से कोई फायदा नहीं। लेकिन कम से कम सिंह राशि में यह योग नहीं लागू होता। सिंह लग्न में ये योग लागू नहीं होता, क्योंकि सिंह लग्न में शनि अगर यहाँ पर है, अगर सप्तम भाव में शनि है तो स्वराशि के हो जाएंगे। यहाँ पर शनि देव स्वराशि के हो गए, तो स्वराशि का कोई भी ग्रह अपने भाव के लिए पाप ग्रह होता है क्या? नहीं होता गुरु। अगर मंगल देव बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? मंगल देव तो योग कारक ग्रह हैं, तो यहाँ तो किसी भी स्थिति में नुकसान दे ही नहीं सकते। अब मंगल देव योग कारक हो गए, तो योग कारक ग्रह होने के कारण सभी ग्रहों से इनकी मित्रता करनी होगी। तो मंगल क्या है? योग कारक ग्रह हो गए। तो कुंडली जब बनी है तो भावेशों के आधार पर तो फल भी देंगे ना, इसलिए यहाँ पर लागू हुआ नहीं हुआ, लेकिन सूत्र तो बनता है, सूत्र तो कुंडली देखकर ही सूत्र को लागू करना चाहिए, इतना समझ में है गुरुजी आपसे। नहीं ना। अब प्रश्न को समझें, प्रश्न लग्न को समझें, फिर फलादेश करें। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि कुछ बाधा वैसे हमारे घर परिवार के लोग ही दे देते हैं, यानी कि जाने ही देना नहीं चाहते। आपसी भावनात्मक प्रेम लगाव के कारण ना, होता है कि नहीं होता है? होता है जी गुरु। गुरुजी। तो इन सभी स्थितियों पर कल की कक्षा में हम लोग चर्चा करें। चर्चा करेंगे। गुरुजी मैंने आपने वैसे